हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से अपनी 11th क्लास। और बेसिकली यार 11th क्लास में जाने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये जान लेनी होगी बेटा कि फिजिक्स को लेके, मतलब अगर मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूं तो बेटा 11th क्लास एक बहुत ही, मतलब ये तो नहीं कहना चाहिए बहुत डिफिकल्ट, बट मतलब जैसे जिस मेंटल स्टेबिलिटी से आप इसमें ट्रांजिशन में आ रहे हैं उस हिसाब से बेटा पहले से प्रिपेयर रहिएगा कि फिजिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट होने वाला है आपका 11th क्लास में। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि देखिए जब आप 10th क्लास में थे, ऑल्दो आपकी 10th क्लास में मुझे पता है सही से अभी कंप्लीट नहीं हुई है ड्यू टू ऑल दिस कोरोना थिंग, बट स्टिल अगर हम अपने ट्रांजिशनल चीज़ को देखें कि यार हमें अब 11th क्लास इन एनी केस करनी ही है और फिर हमें 12th में भी जाना है, तो अगर मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दूं क्यों आपको पहले ही बहुत सावधान रहना है, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं भी आपको दूंगा। तो मेजर रीज़न इज़ कि बेटा देखिए जैसे आपका अगर हम बात करें 10th क्लास की, तो 10th क्लास में आपकी साइंस की एक बुक थी, उसमें अमाउंट ऑफ चैप्टर कितने होंगे, फिजिक्स में 4-5 चैप्टर होंगे, आपके केमिस्ट्री में 4-5 चैप्टर होंगे, बायो में 4-5 चैप्टर होंगे। लेकिन यहाँ पे अब फिजिक्स में सिर्फ फिजिक्स में देर आर 2 बुक्स एंड रफली देर आर 14 to 15 चैप्टर्स। अगर हम यूनिट वाइज तोड़ेंगे तो 14-15 चैप्टर्स होंगे, और ऐसे ही केमिस्ट्री में 14-15 चैप्टर्स होंगे। हाँ, ऑल्दो अगर आप बायो ऑप नहीं करते तो मैथ्स में इतने ही चैप्टर्स होंगे, मैथ्स में ज़्यादा चैप्टर्स हो सकते हैं। तो मतलब कहने वाली बात यह है कि अब सिलेबस वास्ट है, बड़ा सिलेबस है, तो हमें डेडिकेटेडली डे 0 से एटलीस्ट एक बेसिक स्टडी करनी होगी। मतलब आप ये मत सोचिए कि आपने 10th में बहुत मेहनत किया, आपने मेहनत की होगी लेकिन वो मेहनत जो थी वो बहुत छोटे से टारगेट को अचीव करने के लिए थी। अब जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है। और मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको कि 10th क्लास में समवेयर डाउन दी लाइन जो मेजर रीज़न रहा मेरा बहुत अच्छा आगे कॉम्पिटिशन में करने का, मतलब मैं IIT में जब सिलेक्ट हुआ तो वो मेजर रीज़न जो था बेटा वो 11th क्लास में मेरे कॉन्टिन्यूएशन ऑफ गुड मार्क थे। तो 10th में अराउंड आई स्कोर 92% इन दैट टाइम, मतलब तब बोर्ड होता था, बट 11th में आई कॉन्टिन्यूड इट, मेंटेन्ड इट विथ 89 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, एंड दैट इज द ओनली रीजन यू डू वेरी गुड इन लॉन्ग टर्म। आपकी जिस भी एग्जाम को आप अच्छा करना चाहते हैं, मतलब मेरे ऊपर जितने ही बच्चे हुआ करते थे बेटा बहुत ड्रास्टिकली करते हैं, और आप लोगों को पता होगा, आपके बड़े भाई बहन होंगे जो 11th क्लास से निकले होंगे, जिन लोगों ने खासकर फिजिक्स में बहुत स्ट्रगल किया होगा, इसको मैं श्योरिटी से बता सकता हूं। तो मैं इसलिए इसको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि हमें ध्यान रखना होगा खासकर फिजिक्स में, ठीक है। इट्स नॉट एन ईजी सब्जेक्ट एटलीस्ट फॉर 11th क्लास। 12th में फिर आसान हो जाएगा क्योंकि 10th और 12th में कनेक्शन है। एक्चुअली 11th और 9th में कनेक्शन था, और 9th में कभी भी हम इतना अच्छे से नहीं पढ़ते, इतना हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, तो पहले तो मैं आप जनरल ओवरव्यू दे देता हूं बेटा। इस साल जो है वो हमें मैकेनिक्स पढ़ना है। मैकेनिक्स बहुत दमदार चीज होती है फिजिक्स की, जो बेस है आपके लॉन्ग टर्म लाइफ में। अगर आप कोई भी साइंस में कोई भी चीज परस्यू करते हैं, कोई भी चीज, तो उसमें फिजिक्स में जो मैकेनिक्स का पार्ट है वो आपका हमेशा एक नीडी पार्ट है। फिर आपका सेकेंडरी पार्ट में हीट भी आएगा इस साल, फ्लूइड भी आएगा इस साल, थर्मोडायनेमिक्स भी आएगा इस साल, वेव्स भी है इस बार, SHM भी है, ग्रेविटेशन भी है। मतलब देख रहे हैं इतने सारे मेजर टॉपिक हैं, उसके अंदर सब टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो जो सबसे पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, वो तो हमारे किसी काम का, मतलब इवेंचुअली काम का है लेकिन एग्जाम पर्पस से किसी काम का नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे दूसरे चैप्टर से जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। तो हमारा जो चैप्टर है जिसके हम आज जिसे स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है। अब ध्यान से समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। इसमें जो यूनिट वाला पार्ट है बेटा उसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि बहुत आसान है यार, उसमें टाइप ऑफ यूनिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ना, और इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन डायमेंशन वाला टॉपिक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम फ्लो में चल रहे हैं इसलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। मेजर स्टार्ट होगा पार्ट काइनेमेटिक्स 1 से, दैट इज 3rd चैप्टर से, बट स्टिल ये मजेदार टॉपिक है, अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए इसे पढ़ने में मजा आएगा। तो हम आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम आज क्या देखेंगे बेटा, आज हम देखेंगे आपका डायमेंशनल एनालिसिस। क्या होता है ये डायमेंशनल एनालिसिस, ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या है, मतलब क्या किया गया है हमने फिजिक्स में, या लोगों ने, साइंटिस्ट ने क्या किया है, फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको एक तरीके से डिफरेंशिएट कर दिया है। किस तरीके से डिफरेंशिएट कर दिया है, कुछ तो दुनिया में होती है फंडामेंटल चीजें, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल वो क्वांटिटीज होती है जो एक तरीके से हम वो बोलते थे ना, आपके पॉस्टुलेट एंड एक्सियम्स होते थे जिनको हमें मान के चीजों को पढ़ना पड़ता था। सिमिलरली कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिनको फर्दर और क्वांटिटीज में ब्रेक नहीं किया जा सकता, और वो बहुत अच्छे से अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब दोज क्वांटिटीज आर दी मोस्ट बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स, जिनके ऊपर दूसरी क्वांटिटीज को बनाया गया, और उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो दो तरह की क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं बेटा,
डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे दो टाइप की क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। एक होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज, आई होप आई गेस ये आपको शायद थोड़ा सा वो परेशान करेगा, तो मैं इसी से लिख देता हूं आपके लिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरी आपकी आ जाती है कौन सी, वो आ जाती है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब देखिए, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो हैं जो फर्दर नहीं तोड़ी जा सकती, तो उन्हें हमें डिफाइन करना पड़ेगा या उनको लोगों ने डिफाइन किया होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, और फिर हम देखेंगे कौन कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। एक्चुअली अगर हम डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करें तो यार कितनी डिराइव्ड क्वांटिटीज हो सकती हैं, इनफाइनाइट, मतलब ऐसा कहना गलत है, बट बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज के नंबर जो है वो है फिक्स। तो देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे पास। सबसे पहले जो फंडामेंटल क्वांटिटी लोगों ने बनाई, वो बनाई बेटा, वो बनाई किसे, वो बनाई मास को। तो सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, मास। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, आपका टाइम, क्योंकि टाइम को और किस चीज में ब्रेक करोगे। देखो टाइम में एक सोच के देखो, जैसे मतलब मास को और किसी क्वांटिटी में तोड़ के बताओ, तुम खुद ही सोचोगे कि यार मास तो कैसी चीज है, इसे और नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब ये मत बोलना सर 1 किलो को हमने 1000 ग्राम में तोड़ दिया, वो तुमने यूनिट वाइज तोड़ा। लेकिन मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, क्या हम मास को टेम्परेचर में तोड़ सकते हैं, सोच के देखो, नहीं। क्या टेम्परेचर को मास में तोड़ सकते हैं, नहीं। मतलब टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, तो ऐसी क्वांटिटी जिनको और नहीं तोड़ा जा सकता, उनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मास हो गया, टाइम हो गया, फिर हो गया आपका डिस्टेंस, है ना। फिर आ जाता है आपका टेम्परेचर, फिर आ जाता है आपका मोल। ये मोल आप पढ़ने वाले हैं, अभी कहां पढ़ेंगे, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ या अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, जिसको आप मोल में भी लिखते हैं। अभी आप इस मोल को समझेंगे कहां पे, जब आप केमिस्ट्री में जाएंगे, ठीक है। यहां पे मोल का बहुत कम काम है, बट हमें डिफाइन करना पड़ेगा। फिर हमारा आ जाता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। और लास्ट आ जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसमें हमारा, अगर हम एक्चुअली में बात करें तो 99.9% टाइम ये जो क्वांटिटीज हैं, मास, टाइम एंड डिस्टेंस, हमारा इससे ही पाला पड़ रहा होगा। कभी एक आध दो क्वांटिटी में हमारा करंट पड़ेगा, इस साल पड़ेगा नहीं, क्योंकि इस साल करंट कहीं पे है नहीं। और हमारा मोल से तो बिल्कुल ही नहीं पड़ने वाला है, टेम्परेचर से भी थोड़ा बहुत पड़ जाएगा, मतलब हम एनकाउंटर करेंगे। अब आप अपनी एनसीईआरटी में जाके पीछे जब खोलेंगे, पीछे के बैक अपेंडिक्स के बाद आप देखेंगे तो सबसे पीछे बैक में आपको ना सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब एक नई चीज हमारे पास निकल के आई, जिसे हम कहते हैं, या मैं यहां लिख देता हूं उसको, उसे हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, बेसिकली देयर इज अ डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसलिए मैंने बोला इसका बहुत यूज नहीं है, क्योंकि हम ना जनरल, हम तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं पूरी फिजिक्स में, लेकिन यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो वैसा पढ़ा गया। अच्छा, इसका यूज मैं सच बताऊं ना, आपका बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ बेटा, जब आप लॉन्गर टर्म में देखेंगे, मतलब अपनी पीएचडी या आप इस रिसर्च फील्ड में जाएंगे, तो आप देखेंगे बहुत यूनिक है कि इसका यूज है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। और कंपटीशन में भी ना आंसर चेक करने के लिए इसका बहुत यूनिक यूज है, वो भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे। तो मास की डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो पहले तो किसी भी डायमेंशनल क्वांटिटी को आपको बेटा कुछ इस तरह के बॉक्स में लिखना होता है, ठीक है। और मास की रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल एम। टाइम की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, आप कॉमन सेंस सोचे कैपिटल टी। डिस्टेंस की क्या होगी, तो डिस्टेंस को बना दिया गया है, डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है, तो बेसिकली डिस्टेंस इज बेसिकली अ लेंथ, सो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, तो एल हो गया। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, आपको पता है, और आगे पता चल जाएगा कि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या मानी जाती है, हमेशा केल्विन मानी जाती है, डिग्री सेल्सियस नहीं मानी जाती, ठीक है। अच्छा, मोल के लिए क्या आ जाएगा, तो मोल के लिए एक्चुअली MOL आ जाता है, ठीक है। और आपका करंट के लिए क्या आ जाएगा, एम्पियर का A आ जाएगा, मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा इसको। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एक्चुअली यूनिट होती है कैंडेला, तो कैंडेला का अब साइन L भी हो सकता है ना, और कहीं कहीं साइन और भी C भी यूज कर लेते हैं लोग, तो बट हमें अभी अब C यूज कर लेते हैं क्योंकि कैंडेला है, बस इसकी जरूरत बेटा कहीं भी नहीं पड़ने वाली है 2 साल में, हमें बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, इररिलेवेंट क्वेश्चन, बट फिर भी बता देता हूं। जो चमक होती है लाइट की, चमक वाला पार्ट होता है ना, एक होता है हीट, एक होता है उसकी क्या कहना चाहिए, उसकी चमक, वही एग्जैक्ट हिंदी का वर्ड है, उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब सर डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होंगी, तो फिर देखते हैं डिराइव्ड
डिराइव क्वांटिटीज क्या होंगे, देखो मैं सबसे बेसिक डिराइव क्वांटिटीज और जिसका नेक्स्ट चैप्टर में यूज पढ़ने वाला उससे बताता हूं, जो आपको पता भी है, ठीक है। जैसे मैं अगर लिखूं, आराम सोचो, मैं लिखूं आपका वेलोसिटी, लेट्स से मैंने लिखा एक वेलोसिटी, क्या ये भी फिजिक्स में पढ़ा हमने? तो जी हाँ, फिजिक्स की क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था आप बताइए? क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था? बताइए जरा। जी हाँ, तो मतलब अगर मैं वेलोसिटी के डायमेंशन पूछूं आपसे, वेलोसिटी का क्या पूछूं? डायमेंशन पूछूं या डायमेंशनल फॉर्मूला पूछूं, तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला अपॉन टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आ जाएगा L अपॉन टी, पेरीफ्री लगा लेंगे और टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? LT-1। क्या आ जाएगा? LT-1। मतलब वेलोसिटी का क्या हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला? LT-1। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसे तो हर क्वांटिटी का हम एक डिराइव डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बिल्कुल हाँ, तो जो आप एनसीईआरटी में जाएंगे और पीछे जब उस पेज को पलटेंगे और एंड में देखेंगे, अभी देख लेना आज जाके, वीडियो के बीच में मत देखना, तो जाके लेक्चर के बाद देख लेना, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले दिए हैं और उनको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही निकाल लेंगे। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो मैं भी सिखाऊंगा आपको कि अगर आप उसका बेसिक फॉर्मूला में तोड़ लेंगे तो आप आराम से लिख देंगे। उनको फंडामेंटल में तोड़ लो ना तो आराम से लिख दोगे। लेकिन हाँ, कुछ टीचर एक्सपेक्ट करते हैं, और डेफिनेटली आप देखना जब आपका स्कूल में जब रिज्यूम होगा, स्कूल या एग्जाम होगा, तो और मैं भी जब आपको असाइनमेंट दूंगा तो कुछ ऐसी क्वांटिटी दूंगा जिनको थोड़ा सा रटना पड़ेगा बेटा। क्योंकि देखो, अब जैसे आपने फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि विस्कस फोर्स इन फ्लूइड, उसका मेरे को डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, या मैंने बोला एनर्जी, या मैंने कुछ भी बोला, मैंने बोला कि टर्मिनल वेलोसिटी का बताओ, कुछ भी अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, तो वो चीज आपके दिमाग में आएगी कि सर हमें तो फॉर्मूला पता ही नहीं टर्मिनल वेलोसिटी का। उसका पता नहीं भी होना चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये होती है, कहीं कहीं वो तो आगे चैप्टर्स में आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन कुछ टीचर की होती है अभी आप रट लो, तो रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी क्या बिल्कुल टिप्स होना चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, और क्या रूल्स हैं आप ध्यान से देखना, आराम से आपको ये बात समझ आएगी। अगर हम एक बेसिक सी बात देखें, सोच के देखो, तो अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी का किसी भी डिराइव क्वांटिटी की बात करें, तो अगर डिराइव क्वांटिटी का टाइप सेम है, सोचना आराम से, टाइप सेम है या अगर कहें तो यूनिट सेम है, तो उसके डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम आएंगे। जैसे ध्यान से देखो, जैसे मैंने बोला वेलोसिटी, ये इसका पहला रूल है, और मैंने बोला स्पीड। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, ये कोई तरीका नहीं है लिखने का, वो तो मैं अपने स्पेस के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इंटरेस्टिंगली, चाहे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की लिटरल मीनिंग अलग अलग होती हो, लेकिन डायमेंशनली ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो ये भी आ जाएगा L अपॉन टी, मतलब L अपॉन टी क्या आ जाएगा? LT-1, और ये भी आ जाएगा LT-1। मतलब क्या समझ आया? ध्यान समझना, फॉर्मूला बेटा डिफरेंट है ये, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों आ गया? क्योंकि डायमेंशनली दोनों सेम है। तो एक जनरल रूल आप याद रख सकते हैं कि अगर दो क्वांटिटी की यूनिट सेम है, यूनिट क्या है? सेम है, तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। जैसे अब मैं आपसे पूछूं कि भाई एक बॉडी है, वो किसी स्पीड से एक लिक्विड मूव कर रही है, फ्लूइड मूव कर रही है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, बताइए इसका फॉर्मूला क्या है? तो आपको क्या ये सोचने की जरूरत है कि सर हमें इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए? नहीं भाई, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, दुनिया की कोई भी वेलोसिटी है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? LT-1। तो चलिए कुछ डिराइव क्वांटिटीज में आपको डिराइव करके बताता हूं, छोटी छोटी क्वांटिटीज बताऊंगा, उसमें हम ज्यादा मतलब हम बहुत सारी तो नहीं डिराइव करेंगे, लेकिन वो क्वांटिटी डिराइव करते हैं जो आपको पता है, मतलब जो आपने पढ़ी हुई है उनको हम डिराइव करके देखते हैं। देखिए, तो कौन कौन सी क्वांटिटी जो है वो अपने 9th क्लास की आपको याद है? तो मैकेनिक्स की तो बहुत सारी याद होंगी यार मेरे हिसाब से। कौन कौन सी याद होंगी? देखो मैं लिखता हूं और साथ में उनके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो जैसे तुम्हें कौन कौन सी याद होगी? तुम्हें याद होगी फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा था अभी वेलोसिटी, ठीक है। फिर लिखते हैं आप स्पीड, फिर आप क्या आते थे याद करो, इसके बाद एक्सेलरेशन, फिर क्या आते थे याद करो, इसके नेक्स्ट चैप्टर में क्या आता था? मोमेंटम। याद है मोमेंटम आप लोगों को? मोमेंटम नहीं भी याद होगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला याद होना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए एक्चुअली क्या याद होना चाहिए? उसका एक्चुअल फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। देखिए मोमेंटम आ गया, और जो आपको याद होगा, थोड़ा सा याद सुना हो आपने, थोड़ा भी याद हो, फोर्स कोई चीज होती थी, है ना। फिर क्या होता था? एनर्जी। एनर्जी में क्या होती थी? काइनेटिक एनर्जी, और आपकी क्या होती थी? एक पोटेंशियल एनर्जी। देखते हैं क्या इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आना चाहिए? जी हाँ, एनर्जी है तो सेम आना चाहिए, लेकिन निकाल के भी देखेंगे, ठीक है। फिर क्या आपने और पढ़ा हुआ था? प्रेशर कोई चीज आपने पढ़ी हुई थी डेफिनेटली 9th क्लास में, और बहुत सारा निकाला जा सकता है। बच्चों वाला काम है हम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए धीरे धीरे स्टैब्लिशमेंट कर रहा हूं चीजों की। तो वेलोसिटी क्या था आप बताइए? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या? एक लेंथ, तो L अपॉन टाइम T-1, LT-1।
सीधे सीधे डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूं, स्पीड का डिस्टेंस एल अपॉन टाइम t-1 LT-1, एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी, तो अब देखो ऊपर क्या है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का हमें ऑलरेडी पता है, तो LT-1 आ गया ऊपर, क्योंकि ऊपर होती है वेलोसिटी एक्सेलरेशन में, नीचे क्या होता है टाइम, तो t, तो एक और t ऊपर माइनस में चला गया, तो क्या हो गया, अगर मैं इसको रब करके लिख दूं तो क्या आ जाएगा, t, एक तो t की पावर -1 है और एक और t की पावर -1 आ गया, तो आ गया LT-2, ठीक है, ये लगाना कभी नहीं भूलना, गलती हो जाएगी नहीं तो। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है, अगर पहले इसका, तो इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्म निकालने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो मोमेंटम होता है, अगर आपको याद हो, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास आ गया m, और वेलोसिटी का भी पता है LT-1, तो mLT-1, ये लो भाई। फोर्स क्या होता है बताओ जरा, चलो सोचो फॉर्मूला, फोर्स क्या होता था, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m और LT-2 एक्सेलरेशन। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो पहले, तो हाफ mv²। अब इंटरेस्टिंग बात, एक बड़ी यूनिक चीज समझ आई, दूसरा रूल निकलेगा यहां से कि भैया हाफ का डायमेंशन क्या होता है, अगर नंबर आ जाए तो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। ऑल न्यूमेरिकल कांस्टेंट, दूसरा कॉन्सेप्ट लिखेंगे, ऑल न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स आर डायमेंशन लेस, तो सारे न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स आर डायमेंशन लेस, ठीक है जी। चलिए, अच्छा, मास का डायमेंशन तो होता है डेफिनेटली, मास का डायमेंशन क्या होता है m, और वेलोसिटी का स्क्वायर है तो LT-1 का स्क्वायर, तो L² और T-2, तो ये हो गया mL² T-2। चलिए पोटेंशियल एनर्जी का निकालें, बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है, mgh। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, m का तो m हो गया, g क्या है बताओ g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे भैया है तो एक्सेलरेशन, मतलब LT-2 इंटू एल, तो एल इंटू एल L², तो mL² T-2, अरे ये तो सेम आ गया, अरे आना चाहिए था, एनर्जी है भाई। चलो प्रेशर का बता दो, फोर्स अपॉन एरिया, बात समझ आई नहीं आई, तो फोर्स कितना हो गया बेटा, अभी ऊपर लिखा होगा देखो यहाँ पे mLT-2 अपॉन एरिया क्या है L², तो ये देखो L² ऊपर जाएगा तो L² और -2, तो 1 -2 -1 हो जाएगा, तो ये जाएगा mL-1 T-2। ऐसे करके आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, अगर आपको उसका फॉर्मूला पता हो तो। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का सिर्फ यार पता है कितना बेसिक है, कि सिर्फ आपको उसका फॉर्मूला पता हो, मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूले हम जो पढ़ रहे हैं इसका यूज क्या है, मतलब एग्जैक्ट सर क्या यही यूज है, बस ये डायमेंशनल फॉर्मूले लिखते रहेंगे। देखो एक यूज तो ये भी है ना, दूसरा यूज और तीसरा यूज, और बहुत सारे अच्छे यूज हैं इसमें, और आप देखोगे फैसिनेट होगे कि यार अच्छा, मतलब इस तरीके से जो मतलब इस तरीके से हमने डेवलपमेंट की है फिजिक्स में, वो डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हुई है, ठीक है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट गेम्स बताऊं, क्योंकि आप 11th के बच्चे हैं तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे बच्चे आगे फ्यूचर में अपना कंपटीशन प्रिपेयर करना चाहेंगे, और मैं अभी से आपको बता देता हूं मेरे तरीके से बेटा, ये ऑल्दो ये बोर्ड के लेक्चर्स हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली आपको एक बेसिक कंपटीशन में तो बहुत अच्छी होल्ड देता है, चाहे वो नीट हो या जेईई मेंस हो। ऑल्दो एडवांस के लिए हमें डेडिकेटेडली नंबर ऑफ आवर्स भी ज़्यादा पढ़ने होते हैं और थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा करनी होती है, बट अगर हम सिर्फ बात करें जेईई मेंस और नीट की, तो ये लेक्चर्स आपके लिए मोर देन इनफ होंगे। तो एक इंटरेस्टिंग यूज बताता हूँ, कॉम्पिटिशन में बड़ा यूज होता है कि पता है बहुत बार क्या होता है कि 4 ऑप्शन जो होते हैं, और अब तो आपको पढ़ना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव टाइप भी, क्योंकि 12th में आपके आने वाला है बोर्ड में, 4 ऑप्शन में से ऐसा बहुत बार होता है कि 2 ऑप्शन डायमेंशनली इनकरेक्ट होता है। डायमेंशनली इनकरेक्ट का मतलब क्या हुआ, अभी समझ आएगा, देखो आप। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं uses of dimensional analysis। डायमेंशनल एनालिसिस है ना, डायमेंशनल एनालिसिस। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर कभी आप यहां पर टी लिख देते हैं, कभी एस, अरे यार वो फ्लो की बात है, मुझे पता है, मैं कभी ऐसे कभी टी लिख देता हूं, तो उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, लिखते रहो, साइंस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। वो फ्लो पटा है तो कभी भी कुछ भी वहां पे आ जाता है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहला यूज क्या है, सबसे पहला तो यूज जो अभी कर रहे थे है ना, डिराइविंग डायमेंशनल फॉर्मूला, पहला तो यही है। डिराइविंग तो नहीं कहना चाहिए, फाइंडिंग, ये डिराइव नहीं कर रहे हैं, डेरिवेशन तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज होगी, फाइंडिंग डायमेंशनल फॉर्मूला है ना। अगर आपको फॉर्मूला पता है नॉर्मल फॉर्मूला, तो आप उसका फाइंडिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस से आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया है ना। अच्छा, दूसरा क्या है, तो दूसरा यूज के पहले हमें एक थ्योरम पढ़नी पड़ेगी डायमेंशनल एनालिसिस की, और वो थ्योरम कहलाती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आपको मैं भी इसका ग्लिम्स दूंगा कि कैसे ये बहुत हायर स्टडीज में बहुत काम की होती है ये चीज, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
चलिए देखिए कितनी मतलब बेहतरीन चीज है। अब आपको समझ आएगा कि अच्छा वो डायमेंशनलेसिस ये था। बेसिकली क्या होता है, आप कॉमन सेंस लगाओ, क्या आप वेलोसिटी को डिस्टेंस से ऐड कर सकते हो? क्या आप 3 मीटर पर सेकंड को, क्या आप 3 मीटर पर सेकंड को 3 मीटर से ऐड करोगे तो कोई आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, और वो लॉ आया डायमेंशनलेसिस है कि अगर फिजिक्स में कोई दो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, अगर फिजिक्स में कोई दो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है और ऐड या सब्ट्रैक्ट होके एक तीसरी क्वांटिटी दे रही है, तो पहली बात ये दोनों क्वांटिटी सेम डायमेंशन की होंगी तभी ऐड हो सकती हैं। मतलब ये एक अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? जैसे अगर सोचो बेटा ये फिजिक्स नहीं होती, मैथ्स होती, तो ये आंसर 6 आ जाता ना। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स आई, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, तो ये ऐड क्यों नहीं? क्योंकि इनके डायमेंशन अलग अलग है, एक लेंथ का डायमेंशन और एक LT-1 वेलोसिटी का डायमेंशन है। अच्छा, और इन दोनों का ऐड सब्ट्रैक्ट करके तीसरी क्वांटिटी आएगी, उसका डायमेंशन भी सेम होगा भाई। अरे वेलोसिटी से ऐड होकर वेलोसिटी तो देगी ना, डिस्टेंस थोड़ी दे देगी। ये हुआ आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से दूसरी बात भी समझ लेते हैं। क्या ये रूल मल्टीप्लिकेशन में लगता है कि दो क्वांटिटी जो मल्टीप्लाई होंगे तो उनके सेम डायमेंशन होने चाहिए? नो। कोई रैंडम दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो सकती है। वेलोसिटी का यार मास में मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोमेंटम आ जाएगा, तो आ जाएगा। तो वहां पे ऐसा कोई रूल नहीं है। मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं देखो बहुत सारे रूल बता चुका हूं। पहला रूल था कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, दे आर डायमेंशनलेस। दूसरी बात, एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर हो रहा है या इक्वल टू लगा है तो उन तीनों क्वांटिटी मतलब लेफ्ट LHS RHS का भी डायमेंशन सेम होगा और एडिशन सब्ट्रैक्शन वालों का भी डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, तो हम इस पे कैसी प्रॉब्लम, इसका यूज कहां पे करेंगे? देखिए इसका यूज ऐसे करेंगे, इसका जो यूज है प्रिंसिपल होमोजेनिटी का वो क्या है? वो है फाइंडिंग। इसका यूज क्या है? मतलब जो सेकंड यूज है एक्चुअली वो इससे आता है प्रिंसिपल होमोजेनिटी, वो है फाइंडिंग डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटी। देखिए आप, जैसे बेटा मैंने बोला कि S एक आपके लिए फैमिलियर फॉर्म में लिखता हूं, V इज इक्वल टू एक्स प्लस AT या AY। चलो ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, V इज इक्वल टू एक्स प्लस AY। ध्यान समझना, मैंने बोला फाइंड द डायमेंशन ऑफ X एंड Y, फाइंड द डायमेंशन ऑफ X एंड Y। अच्छा, हम इतना सिंपल चैप्टर सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डेफिनेटली पहले, दूसरे और तीसरे और हाफ ईयरली तक के हर एग्जाम में आपको 4 से 5 मार्क्स दिलवाएगा ये वाला चैप्टर। तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि इजी 4-5 मार्क्स होते हैं। कॉम्पिटिशन में भी, जेई एडवांस तक में, जेई मेन में, हर जगह इसका 1-4 मार्क का अलोकेशन होगा ही होगा। ठीक है, सिर्फ इसलिए हम इसको अच्छे से देख रहे हैं। तो भाई कैसे निकालेंगे इन दोनों का डायमेंशन? बहुत सिंपल है। आपको पता है कि भैया पहले तो अगर ये क्वांटिटी इन दोनों के एडिशन से आ रही है तो इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इसके बराबर होगा। अच्छा, ये v क्या है? वेलोसिटी है ना। तो इसका मतलब डायरेक्ट डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी जो कि क्या होता है LT-1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। तो लो भाई x का डायमेंशन तो आ गया, और डायमेंशन ऑफ LT-1 वेलोसिटी इज ऑल्सो इक्वल टू x इज ऑल्सो इक्वल टू a का डायमेंशन इंटू y का डायमेंशन। अच्छा, a क्या है? मैंने a नहीं बताया आपको, एक्सेलरेशन है। a क्या है? यहाँ पे एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? LT-1 इज इक्वल टू LT-2 इंटू y का डायमेंशन। L से L कट गया, कैंसिल हो जाएगा, वो तो डायमेंशनली कैंसिल होगा। t⁻⁻1 से t⁻⁻2 गया तो ये t⁻1 बच जाएगा। तो y का डायमेंशन क्या आ गया? टाइम। और एक्चुअली में ये इक्वेशन आपको पता भी है, v इज इक्वल टू u प्लस AT। तो ध्यान से देखिए, u क्या होता है? एक वेलोसिटी होती है। तो देखिए ये भी वेलोसिटी आ गई x अपने आप, और देखो ये y अपने आप t आ गया। ये देखो y t आ गया। बात समझ आई? चलो नेक्स्ट देखें, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखें आप। जैसे मैंने लिखा, अब बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत यूनिक लिखने वाला हूं मैं। S इज इक्वल टू UT, S इज इक्वल टू UX प्लस AY स्क्वायर। ठीक है, S इज इक्वल टू UX प्लस AY स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ठीक है। ये S यहां पे है डिस्प्लेसमेंट, मैं बता देता हूं। U यहां पे है वेलोसिटी, ये भी मैं बता देता हूं। और A यहां पे है एक्सेलरेशन, ये भी भाई मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, चलिए अगर हम पूछें आपसे कि X के डायमेंशन क्या है और Y के डायमेंशन क्या है, इन दोनों के डायमेंशन क्या है, तो आप बताइए कैसे निकालेंगे।
बहुत सिंपल है, आप बोलेंगे सर इन दोनों का डायमेंशन इसके बराबर होगा, इन दोनों का डायमेंशन इसके बराबर होगा, ठीक है जी। तो u इंटू एक्स मतलब u का डायमेंशन जो कि क्या है वेलोसिटी, सीधे लिख दूं ना, u तो वेलोसिटी, तो एल टी माइनस वन इंटू एक्स के डायमेंशन इज इक्वल टू एस के डायमेंशन दैट इज एल, डिस्प्लेसमेंट है, एल से एल कट गया, टी की पावर माइनस वन चला गया, तो एक्स के डायमेंशन आ गए कितने टी, तो एक्स का डायमेंशन मिल गया। ऐसे ही ए इंटू वाई स्क्वायर, वाई क्या है आपको नहीं, ए क्या है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का लिख ही देता हूँ सीधे एल टी माइनस टू इंटू वाई क्या है निकालना है, तो वाई का स्क्वायर का डायमेंशन निकाल लें इज इक्वल टू क्या आ गया एल के डायमेंशन, है ना, एल से एल कट गया, टी वहां पे चल गया, टी स्क्वायर हो गया, तो वाई स्क्वायर का डायमेंशन आ गए टी स्क्वायर के इक्वल, इसका मतलब वाई का डायमेंशन आ गए टी के इक्वल। क्या ये बात समझ आ रही है? अब इंपॉर्टेंट बात, आपने डायमेंशनली कंपेयर करके तो ये चीज कर ली, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी है, जो ड्रॉबैक में आपको मैं लिखवाऊंगा कि ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये इक्वेशन तो कुछ ऐसी बन गई s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, लेकिन क्या आपको याद आ रहा है कि सही इक्वेशन नहीं है, यहां पे हाफ आता है, तो क्या एक मिस्टेक है यार, यही इस चीज का ड्रॉबैक है कि ये डायमेंशनली तो इक्वेशन को डिराइव करके बता देगा आपको ये क्या है, लेकिन ये कभी भी मैथमेटिकली वो सही है कि नहीं ये उसको नहीं प्रूव कर सकता। हो सकता है फॉर्मूला कुछ और हो, लेकिन क्योंकि उस फॉर्मूले में कांस्टेंट है और कांस्टेंट जो है वो डायमेंशनली तो कभी डिराइव हो नहीं पाएगा, वो कैसे डिराइव होगा, एक्सपेरिमेंटली डिराइव होगा या मैथमेटिकली डिराइव होगा। तो मतलब एक हो गया डायमेंशनल डेरिवेशन, मतलब अब आपको समझ आ रहा होगा डायमेंशनल एनालिसिस कहां काम आता है। जब भी बेटा कोई साइंटिस्ट काम करता होगा तो उसको अगर ये समझ आ जाता होगा कि यार ये क्वांटिटी इन चीजों पर डिपेंड करती है, तो रफ फॉर्मूला तो निकाल लेता होगा डायमेंशनल एनालिसिस से। वो भी कैसे, वो अभी एक यूज में पढ़ाऊंगा जब हम डिराइव भी करेंगे फॉर्मूले कि भाई f इक्वल टू एम इंटू आया कैसे, सोचा कैसे किसी ने f इक्वल टू एम इंटू है, ठीक है, मतलब m इंटू ए ही क्यों है, m इंटू वी क्यों नहीं है, वो भी अभी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है, तो मैं एम वी स्क्वायर तक तो पहुंच जाऊंगा डायमेंशनली कंपेयर कर करके, लेकिन हाफ तक नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली निकलता है, ठीक है। ये इसका एक डीमेरिट या ड्रॉबैक है, वो भी हम देखेंगे। तो दो हमारे प्रिंसिपल हो गए, ठीक है। पहला क्या हुआ, पहला हुआ फाइंडिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, वो तो डायरेक्ट, और दूसरा क्या हुआ फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी। तीसरा जो कि आता प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही है, वो है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। ये है काम, ये वाला जो यूज है ये काम आ जाता है आपका कंपटीशन में, देखना आप ध्यान से, ठीक है। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला भैया इनमें से कौन सा काइनेटिक एनर्जी का सही फॉर्मूला है, तो आप क्या करोगे, आपको पता भी है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो एक एनर्जी है, तो या तो आपको एनर्जी का डायमेंशन रटाओ या कोई एक ऐसी एनर्जी का फॉर्मूला रटाओ जिससे आप डायमेंशन निकालो। जैसे मान लो यार आपको अभी तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रटा हुआ, मेरे को पता है कि आप डायरेक्ट बता देंगे, लेकिन मैं जनरल बोल रहा हूँ कि और कोई क्वांटिटी आ जाए तो आप पहले क्या करो, उसका सुपर सेट ढूंढो। आप देखो यार है तो एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्या ये रटा होना चाहिए, नहीं यार, किसी दूसरी एनर्जी से निकाल लेना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर याद है तो उससे एनर्जी का डायमेंशन निकाल लेना। अब राइट का डायमेंशन भी निकालो, है m और यार है एल क्यूब टी की पावर माइनस थ्री, कैसे, वो वेलोसिटी का पावर थ्री कर दिया। अब देखो ये दोनों सेम नहीं है, मतलब गलत फॉर्मूला हुआ। फिर मान लो कि आपका ये देखो ये तो आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये तो सही आ रहा है, देखो आपका ये सही हो गया। फिर ये क्या आ रहा है एम एल क्यूब टी माइनस थ्री, ये भी गलत हो गया आपका, और ये आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये भी आपका सही हो गया। लेकिन हमें पता है कि इन दोनों सही में जो ज्यादा सही है वो ये है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा था बेटा कि आप ऐसे करके ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसा होता ही होता है 100%, मैं आपको बता रहा हूं, वो एक्सपेक्ट बहुत जगह ये करता है बेटा। बहुत टिपिकल क्वेश्चन लग रहा हो ना कभी भी, तो सबसे पहले जाकर डायमेंशन फॉर्मूले चेक कर लेना पूरे ऑप्शंस के, क्योंकि ऐसा पक्का हो रहा होगा कम से कम 2 या 3 आंसर आपके हट रहे होंगे, और बहुत बार ऐसा होता है 3 हट जाते हैं, सीधे सीधे आंसर आ जाता है, ऐसा होता है, कोई रैंडम टिपिकल चीज पूछ ली जाए तो, ठीक है। तो ये आपका हुआ चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। आप देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट यूज पढ़ेंगे हम, और वो है डिराइविंग द फॉर्मूला, नॉट डायमेंशनल फॉर्मूला, डिराइविंग द फॉर्मूला। तो बिना पढ़े आपको समझ आ गया कि ये फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, फिर हम अपना नेक्स्ट हाफ होगा उसको कहां देखेंगे, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
और बिल्कुल डरिएगा मत बेटा, क्योंकि देखिए जो कंटेंट आप स्कूल में 2 से 3 क्लासों में करते हैं वो यहाँ पे एक ही क्लास में हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑफलाइन बच्चे नहीं हुए, मतलब कि मेरे सामने बच्चे नहीं बैठे, तो जो अमाउंट ऑफ कंटेंट है वो ज़्यादा डिलीवर हो जाता है, बच्चे क्लास में डाउट भी पूछ रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, इसलिए यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा जल्दी हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको जैसे मैं एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, मान लीजिए मैंने बोला, देखिए कितना जनरल एग्जाम्पल है, जो आपने पढ़ा भी नहीं उस चीज़ का फॉर्मूला निकालेंगे, आप पढ़ेंगे 6th या 5th 7th चैप्टर में। वो क्या है, मैंने बोला एक विस्कस फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, विस्कस फोर्स। ठीक है, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, अब ध्यान समझना, लेकिन आपको इसके लिए वो ही पता होना चाहिए। ठीक है, हम उसको देख लेंगे, मैं आपको बता दूंगा, वो पता एक्चुअली वही रटना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा फंस जाते हैं बच्चे लोग। ठीक है, तो एक विस्कस फोर्स होता है, वो बताया गया कि भैया विस्कस फोर्स क्या होता है, लिक्विड पे बॉडी पे लगता है, जब वो बॉडी उसके अंदर होती है, किसके अंदर होती है, लिक्विड के अंदर होती है। बोला गया वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, तो एक तो डिपेंड करती है रेडियस ऑफ बॉडी पे, फिर वो डिपेंड करती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, और फिर वो डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ बॉडी पे। अभी 2 मिनट ध्यान समझना, आप बोलोगे सर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या आ गया, जाके अब देखो यही है, यहीं फंसते हो आप, इसका कोई आंसर नहीं है, ये आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि टीचर तो दे देगा अभी। ऑल्दो जब आप इसको चैप्टर में पढ़ लोगे तो आप अपने आप निकाल लोगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी एक रिलेशन आपको पता होगा, बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन, लेकिन अभी तो नहीं पता, तो अभी इसको रटना पड़ेगा, रट लेना, क्योंकि स्कूल के एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा, और आप वहां पे नहीं बोल पाओगे, वो तो बोल देंगे जाके पूछेगा पूरा याद कर लो, तो सिर्फ एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जरूर याद कर लेना बेटा, मैं डायरेक्ट बता दूंगा अभी आपको। ठीक है, तो कुछ ऐसा है, तो हमने बोला पावर x, पावर y और पावर z हो गया भाई, अब 3 आ गए वेरिएबल। ठीक है जी, तो f इज प्रोपोर्शनल टू, हमने सबको कंबाइन कर लिया, r की पावर x, ईटा की पावर y और v की पावर z। इसमें सारा टैलेंट क्या है, सिर्फ इनके डायमेंशन पता होना। एडवांस में आया था, सोचो IIT के एग्जाम में आ गया था ये क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे भैया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा लेंगे, तो जाएगा k r की पावर x, ईटा की पावर y, v की पावर z। ठीक है, ठीक, अब क्या करो, कंपेयर कर लो, तो ये जाएगा m l t - 2। ठीक है, ये जाएगा r क्या है, l की पावर x, ईटा क्या होता है, अब उसके डायमेंशन आप पीछे से देख लेना, ml - 1 t - 1। सर ये कैसे याद करें, सब याद हो जाएगा, चिंता मत करो, मतलब कुछ जो मैं बताऊं उसको तो रट ही लेना, बाकी मैं इनकी जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मतलब इसलिए इस चैप्टर को मैं अपने ऑफलाइन बैचेस में तो बेटा सबसे एंड में पढ़ाता हूं, लेकिन फिर भी ठीक है, इसको एंड में ही पढ़ेंगे, जब सारी क्वांटिटी पढ़ लेंगे ना तब और इसको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो इसको कंपेयर कर लो, तो सीधे सीधे कंपेयर करो, देखो यहाँ 1 है, m की पावर 1 है, यहाँ पे क्या आएगा y, तो y तो सीधे ही 1 मिल गया। देखो l की पावर यहाँ 1 है, यहाँ क्या है x माइनस वाई प्लस जेड, ये आ गया। चलिए t की पावर कितना है -2, यहाँ कितना है -y माइनस जेड, तो ये प्लस कर लें। देखो तो y 1 है तो z कितना आ गया, z भी 1 आ गया, y 1 है तो z भी 1 आ गया, और अब इनकी वैल्यू रख दो तो x कितना आ गया -1 + 1, तो x भी 1 आ गया, ये सब 1 आ गए। तो लो आपका फॉर्मूला आ गया, f = k ईटा की पावर 1, r की पावर 1, v की पावर 1। और मैं इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला बताऊं आपको, जब आप जाएंगे तो आप इसको भी याद रख लेंगे, 6 पाई ईटा rv। अब देखो ये वाला पार्ट तो आप अभी डिराइव कर गए बिना उस चैप्टर को पढ़े, जस्ट अगर आपको ये बता दे तो आप उसके फॉर्मूले को एग्जैक्ट डेरिवेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आराम से करिएगा, आराम से लेक्चर देखिएगा, धीरे धीरे क्या होगा आपको इसके असाइनमेंट भी, मतलब कंबाइंड कुछ लेक्चर्स के 2 लेक्चर के या पूरे टॉपिक जब खत्म होता है असाइनमेंट मिलेगा, उस पर ही फिर हम डिस्कशन करेंगे, लाइव डिस्कशन भी कर सकते हैं ऐप के थ्रू, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मोस्टली मैं उसको सोल्यूशन बना के आपको दे दूंगा, प्रॉब्लम नहीं फेस होगी आपको। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके, और अभी मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब हम इस लेक्चर को देख रहे हैं तो अभी क्या है बेटा, अभी ऐसा टाइम चल रहा है, मतलब ये कोरोना का टाइम ऐसा टाइम है जहां पे देखिए, मतलब इवन हम जैसे मैं हूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं तो मैं अपनी सिचुएशन को ना देख के बच्चों की सिचुएशन को रियलाइज कर रहा हूं, और उस वजह से इन लेक्चर्स को बना रहा हूं, और अलग अलग क्लासेस के लिए बना रहा हूं, कॉम्पिटिशन के लिए बना रहा हूं। इसमें देखो ऑल्दो मेरा पढ़ाना अपने आप का एक काम भी है, लेकिन इस क्राइसिस में उस काम को करना इज काइंड ऑफ लाइक कि हम कर रहे हैं भैया, चलो हमें लग रहा है बच्चों के लिए करना है तो करते हो। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, इसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बस ये है कि आपके कुछ फ्रेंड्स को इसके बारे में बता सकते हैं कि भैया ऐसे कोई लेक्चर्स हैं, और अगर वो चाहे हमारा कोर्स लेना तो वो भी इस लेक्चर को ले सकता है। मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे भी मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन वहाँ पे क्या क्रैश कोर्स चल रहा है और वहाँ पे कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं, तो इसलिए वहाँ पे अभी इतनी बातें हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।